नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा। आप देख रहे हैं एमटीवी रास्ता न्यूज़। आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। आज हमारे साथ है भजन गायक पुनीत गुप्ता जी। तो स्वागत है आपका पुनीत गुप्ता जी हमारे एक खास मुलाकात प्रोग्राम में। नमस्कार जी सर, आप हमें बताइए कि आप जैसे भजन गाते हैं तो आपकी ये ज़िंदगी कहाँ से शुरुआत हुई? मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा और शुक्रगुजार एमटीवी न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे आज अपने स्टूडियो में बुलाया और आप सभी से रूबरू करवाया। फोर्थ स्टैंडर्ड से पहले जब मेरी पढ़ाई भी चल रही थी, साथ में स्कूलिंग चल रही थी, तो मेरे दादाजी गाया करते थे, उनके साथ में प्रोग्राम्स वगैरह में जाया करता था। और स्कूल में भी मेरे कुछ दोस्त मुझे गाना गाने के लिए सपोर्ट करते थे, आगे करते थे कि तू स्कूल फंक्शंस में पार्ट ले। स्कूल में भी लोग मेरे को सपोर्ट किए। उसके बाद जब मेरी स्कूलिंग पूरी हुई, उसके बाद मुझे गुरु एक सपोर्टिव मिले। बाद में जो मेरे दोस्त बने वो भी बहुत अच्छे बने, जो मेरे को बार बार हर बार जहाँ कहीं भी प्रोग्राम्स होते उसमें मेरे को वो आगे लेके आते। फोर्थ क्लास से भजन गाने लग गए थे आप, अपने दादाजी के साथ मंदिर जाते थे, वहाँ भजन गाते थे। तो ये आपको कब लगा कि ये जो भजन गा रहे हैं आप, इसी को मेरे को प्रोफेशन बनाना है, मैं भजन ही गाऊंगा? क्योंकि देखिए, मूल जड़ की बात की जाए, दादाजी भजन गाया करते थे, तो उनके भजन सुनकर ही मेरे अंदर ये प्रेरणा है कि मैं भी एक भजन गायक बनूं। और जो मान सम्मान उन्हें भजन गाकर मिलता था, तो प्रेरणा वहीं से जागृत हुई दादाजी को देख के, और मन में उसी टाइम से लग गया था कि मुझे भजन ही गाने हैं। लेकिन जब मैं विधिवत सीखना शुरू किया और गुरु लोगों का आशीर्वाद बराबर मिलता गया, तो उन्हीं की सिखाई एक बात थी कि एक गायक को चौमुखा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप संगीत सीख रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भजन नहीं गाएं, आपको सब तरह का गाना गाना चाहिए। आपको क्लासिकल भी गाना चाहिए, आपको फिल्मी गाने भी गाने चाहिए, आपको भजन भी गाने चाहिए। लेकिन अब वो क्योंकि दादाजी से प्रेरणा मिली थी और मेरे स्वयं को भीतर से सुकून भजन गा के ही मिलता है, तो दादाजी के आशीर्वाद से ही ये मुझे एक प्रेरणा बन गई। आपने इसकी संगीत की शिक्षा भी ली है जी। तो वो किस उम्र से आपने प्रारंभ किया संगीत की शिक्षा का? मतलब 12th पास करके जब मैं कॉलेज में आया, मैंने संगीत सीखना शुरू किया। तो आपने संगीत शिक्षा करी तो आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ भजन गा लेना है, ऐसा कुछ था? और फिर इसमें एक चीज़ और थी कि जैसे आप संगीत शिक्षा तो ले ही रहे थे, फिर आपकी पढ़ाई का उसमें क्या था? घर वालों को लग नहीं रहा था कि पढ़ नहीं रहा या फिर ये भजन ही गाएगा, ऐसा कुछ उसका मतलब आपको सपोर्ट कर रहे थे उस चीज़ के लिए? वो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं किए शुरू में, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि क्या करेगा इस लाइन में, क्या स्कोप है, और उनका भी सोचना जायज़ था। एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आपको जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है, अपने बच्चे को भी आप मना करते हो कि बेटा इस क्षेत्र में मत जा, क्या क्या रखा है इसके अंदर, क्योंकि उनको पता ही नहीं उस चीज़ का, तो वो भेजे कैसे? तो शुरू में मुझे बहुत मना किया गया और ऐसे कहते थे कि बेटा तू इसको शौकिया तौर पे सीख, अपना जो खानदानी बिजनेस है उस बिजनेस को संभाल, और म्यूज़िक तो शौकिया तौर पे रखना, इसको अपनी जीविकोपार्जन का साधन मत समझना। तो जब घर वालों ने ये चीज़ बोली कि जीविकोपार्जन नहीं करना है आपको, जीवन में इसका मतलब प्रोफेशन नहीं बनाना है, सिर्फ ठीक है शौकिया तौर पे आप गा लीजिए, तो फिर आपने वो कैसे किया कि हाँ मेरे को इसी में जाना है, यही मेरा मतलब मोटिव है, इसी को करना है? घर वालों ने मना कर दिया तो भी? मेरे घर के पास में एक मंदिर हुआ करता था, आज भी है वो मंदिर, और अगर वो मंदिर ना होता तो शायद मैं आज गा भी नहीं रहा होता। तो उस मंदिर का मेरी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है। और वो वहाँ पे जो मैं परफॉर्मेंस दिया करता था, उस मंदिर में जो मैं परफॉर्मेंस दिया करता था, वो मेरे लिए एक आत्मविश्वास जगाने की, इसको कहते हैं ना, वो एक जगह थी। होता क्या था, संडे के दिन, एवरी संडे, आज भी वहाँ पे कीर्तन हुआ करता है उस मंदिर में। तो वहाँ बहुत सारे यात्री आते हैं, यात्रियों में से एक प्रेमी जिसको कहते हैं ना, वो मुझसे एक ही भजन सुना करते थे, वो एक ही भजन सुना करते थे, और उस भजन को सुनकर वो इतना तल्लीन हो जाया करते थे, मतलब जेब के अंदर जितनी बार फिर आए वो मेरे पे लुटा देते। और चाहे
मेरे अलावा वहाँ पे और भी कोई अगर सिंगर गाने वाला आया हुआ होता है तो वो उसको भी बिठा दिया करते थे। ये लिटरली बता रहा हूँ मैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं इस मंच बिल्कुल पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें बिठा दिया करते थे क्योंकि वो उनको वो धूम धड़ाका वो पसंद नहीं था, उनको मेरी आवाज़ पसंद थी। और जब मैं गाया करता था उनकी आंखों से आंसू बहते थे वो और इतना डूब जाया करते थे वो। बिल्कुल, वो भजन सुन सकते हैं कि हम जो आप वहाँ गाते थे लोग? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, एक बार सुनाइए। तेरे द्वारे आयो मैं बाबा, तेरी शरण में आयो मैं बाबा, बात रखना मेरी लाज रखना, मेरी बात रखना, ओ मेरी लाज रखना, मेरी बात रखना। अरे तेरे द्वारे आयो मैं बाबा, तेरी शरण में आयो मैं बाबा, बात रखना मेरी लाज रखना, मेरी बात रखना। ये भजन वो मेरे से सुना करते थे। बहुत ही मधुर है। और मैं तब से अगर सोचूं तो ऊपर वाले ने मेरी लाज ही रखी है इस क्षेत्र में। तो जहाँ कहीं भी गाया हूँ उस जगह को सोचकर ही गाता हूँ मैं, जो उस मंदिर को, क्योंकि वहीं का प्रताप है जो मुझे इतना आगे तक नहीं, आपने भजन गाया, बहुत अच्छा गाया। और बिल्कुल लोग बोलते होंगे, ये सुनने के बाद में तो लग रहा है कि लोग बिल्कुल बोलते होंगे कि ये बार बार सुनाइए। अब थोड़ा सा मैं भावुक भी हो गया हूँ ये भजन गाकर। जहाँ कहीं भी मैंने ये भजन गाया है और जिन्होंने ये भजन गाया है वो तो मतलब उनके लिए कोई शब्द नहीं है। और मैंने भी जहाँ कहीं भी ये भजन गाया है लोगों की आंखों से आंसू ही देखे हैं। अब वो क्या पता कि सीधे वो उस मालिक से कनेक्ट करते हों उन्हें। आप जब संगीत की शिक्षा ले रहे थे और स्कूल लाइफ, वो कैसे मेंटेन कर रहे थे आप कि आप संगीत की शिक्षा भी लेनी है और स्कूल भी जाना है? फिर स्कूल की लाइफ कैसी थी? क्योंकि दिमाग में तो वही चलता रहता होगा कि मेरे को भजन सीखना है या जाना है क्लास के लिए, और फिर उस पर घर वालों का रिएक्शन, तो ये सब कैसे मैनेज करते थे आप? मेरे पिताजी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं पूरे परिवार की बात कहूँ तो पूरे परिवार में मुझे गिनती के लोग, जिसमें मेरे पिताजी मुझे बहुत संबल दिया करते थे। क्योंकि उस टाइम जब मैं संगीत सीखना शुरू किया तो उस समय बहुत, जिसको कहते हैं ना, विपरीत परिस्थितियाँ थी। हम आर्थिक रूप से एक बार बहुत डाउनफॉल आ गए थे। तो पिताजी उस समय भी मुझे ये कहा करते थे कि बेटा तू जो भी काम करे मन लगा के करना, और अगर तूने सोच ले तुझे संगीत ही करना है तो अब संगीत के अलावा दूसरा ऑप्शन मत चुनना, कि अब तो कूद ही गया है तो इसके अंदर काम कर। तो पिताजी ने मतलब मेरे को प्लस पॉइंट दिया। इतना ही कहना मेरे लिए बहुत काफ़ी है। बिल्कुल। आपने काफ़ी आप प्रोग्राम कर लिए हैं, आप लगभग हर 7वें दिन या सप्ताह में बिजी ही रहते हैं, तो आप तक आपने कितने प्रोग्राम किए होंगे? कुछ आइडिया है ऐसा कुछ? अगर मैं अब तक की बात करूं तो नहीं करते 2,500-3 हज़ार क्या मैंने बात, प्रोग्राम्स बहुत वगैरह खूब। सब तरह के, जिसमें मैं जागरण भी मैंने किए हैं। और जागरण में पहले मैं ढोलक बजाया करता था, क्योंकि अगर कोई साज आप लेके साथ में चलते हैं तो आपको क्या है, पब्लिक में आने का एक चांस मिलता है। क्योंकि डायरेक्ट मुझे कोई नहीं गवाया है अभी तक, सच बताऊं तो। अब तक जो मैं अगर बैकग्राउंड में जाके देखूं तो मेरे को डायरेक्ट कोई नहीं बुलाता था। एक साज पकड़ा, साज भी मैंने सीखा नहीं, ढोलक भी बजाना मैंने नहीं सीखा। स्कूल में बस टीचर लोग बजवाया करते थे तो टुक 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 करके उसको बजा लिया। जागरण में थोड़ा जो सिंगर्स हैं उनके साथ जाया करता, उनके साथ बजाया करता। तो अब जागरण से लेकर अब तक नहीं करते, मैंने 2,500-3 हज़ार प्रोग्राम कर लिए होंगे। और ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम भी इसमें इन्वॉल्व है। तो आप जयपुर में ही करते हैं या पूरे राजस्थान या फिर आउट ऑफ कंट्री? देखिए, राजस्थान में लगभग सभी ज़िलों के अंदर मैंने प्रोग्राम्स तो कर लिए, और 3-4 जो बड़े स्टेट हैं जैसे बम्बई हुआ, दिल्ली हुआ, सूरत, और भी काफ़ी सारी जगह, कलकत्ता। तो अभी आप वर्तमान में किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या कुछ ऐसा एल्बम रिलीज करने का है आपका? अभी मैं एक, क्योंकि फरवरी में होली का सीजन आ जाएगा, एक जिसको कहते हैं फागन का महीना, तो हमारे राजस्थान में और
राजस्थान का पूरे विश्व में होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। तो एक होली के गीत पे मैं अभी काम कर रहा हूँ और उसका स्ट्रक्चर बन के अभी तैयार हो चुका है। तो जल्द ही वो आप सभी के बीच में आएगा और आप सभी उसको सुनेंगे भी। मैंने अभी एक चीज़ और सुनी आपके बारे में कि आप सिंगिंग टीचर भी हैं। जी। तो ये सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि आप युवाओं को सिखा भी रहे हैं और आप खुद एक युवा हैं। तो जो आपका काम है उससे कैसे आप टाइम निकाल कर आप बच्चों को कैसे सिखा पाते होंगे आप, मतलब इतना आप व्यस्त रहते हैं और एक सिंगिंग टीचर बनना। देखिए, सिखाने से भी सीखने को मिलता है। ये मैंने मेरे जिनसे मैंने विधिवत बिल्कुल, हाँ। शिक्षा ली है उनसे मैंने ये सीखा। बिल्कुल। वो खुद गाते भी थे और बच्चों को सिखाते भी थे और इतना सुरीला वो गाते थे। तो वहीं से मेरे अंदर ये प्रेरणा आई और उन्हीं को देखकर मैंने एक स्कूल ज्वाइन की, बच्चों को वहाँ पे सिखाना शुरू किया। और इतने व्यस्त समय के बाद भी मैं प्रायोरिटी बच्चों को सिखाने में देता हूँ। और चाहे कहीं पे भी हूँ, देश के किसी भी कोने में या फिर उस क्षेत्र के किसी भी कोने में, कितना ही मैं व्यस्त हूँ, पहले बच्चों को प्रायोरिटी, फिर उसके बाद प्रोग्राम्स में मैं जाता हूँ। बिल्कुल, बच्चों के सिखाने से, क्योंकि वो भी एक मन में आशा लेके स्कूल आते हैं कि हम अच्छा सीखें। और ये बच्चों का प्रेम है, बच्चे भी मुझे बहुत लाइक करते हैं जब मैं स्कूल जाता हूँ उनको संगीत बिल्कुल बिल्कुल जो युवा हैं उनको सोचना चाहिए कि आप प्रैक्टिस का, मतलब आप अगर बच्चों को सिखा रहे हैं तो आपकी खुद की भी प्रैक्टिस हो रही है। बिल्कुल, खुद की भी प्रैक्टिस। मेनली मेरा ज्वाइन करने का यही मकसद है। बिल्कुल कि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है। बिल्कुल। चलते चलते एक सवाल और, आपने 2,500-3 हज़ार प्रोग्राम कर दिया, आपका उसमें सबसे पसंदीदा भजन कौन सा है? वो ज़रा गा के अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दे तो। कि मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, ओ जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, सुनकर तुम्हारी बांसुरी सलोनी सांवरी, तेरे ही प्यार में मीरा भई रे बावरी, उस बांसुरी पर टेर लगाया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो, हो जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 26 जनवरी आ रही है और आपको मुबारक हो हमारे गणतंत्र दिवस का। उस पर कुछ देशभक्ति गाना हो जाए। बिल्कुल, मैं स्कूल टाइम पे एक देशभक्ति गाना गाया करता था। मैं वो देशभक्ति गीत सुनाता हूँ आपको जो मैं स्कूल टाइम पे गाया करता। बिल्कुल। जा भारत के सेनानी तेरा आया संदेशा, पाक चढ़ो कश्मीर में रोए भारत माता, करगिल में फिर दुश्मन चढ़ गए दन दन चले बंदूका, ये छोटी सी जिंदगी रे करो देश की सेवा, ओ घर आजा सेनानी के याद तेरी आने लगी, ओ घर आजा सेनानी के याद तेरी आने लगी। सभी देशवासियों को पुनीत गुप्ता की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पुनीत गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए समय निकाला। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का, MTV न्यूज़ का। साथियों, आज हमारे साथ एक खास मुलाकात में पुनीत गुप्ता जी थे। अगली बार फिर हम किसी नई शख्सियत को लाएंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। जब तक के लिए आप देखते रहिए MTV राजस्थान न्यूज़। नमस्कार।